चलिए छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे अध्यक्ष क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा सचिव, लिखिए यहाँ पे सचिव, सचिव कौन हो जाएंगे, अरविंद मेहता हो जाएंगे। अध्यक्ष लिखिए डॉक्टर अनूप सिंह। सदस्य लिखिए, लिखिए सदस्य में लिखिए, सदस्य में लिखिए, सदस्य में लिखिए डॉक्टर अनूप सिंह, अनूप 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 सिंह। अशोक लाहिरी, डॉक्टर रमेश चंद्र, लिखिए। हाँ, इसके सदस्य लिखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, सचिव अरविंद मेहता, और सदस्य में हम लिखे क्या, लिखे डॉक्टर अनूप सिंह। पहला लिखिए डॉक्टर अनूप सिंह, अनूप सिंह। फिर दूसरा लिखिए आप क्या लिखिए, अशोक लाहिरी, अशोक लाहिरी। फिर तीसरा लिखिए रमेश चंद्र, रमेश चंद्र। ये कौन हो गए, इसके सदस्य हो गए। ठीक है, याद रखना है आपको। थोड़ा सा यहां देखिए, थोड़ा सा देखिए क्या क्या पढ़े आज हम लोग। भारत का सबसे लंबा पुल, देखिए यहां से देखिए, आज हम लोग पढ़े भारत का सबसे लंबा पुल क्या नाम है, अटल सेतु। दूसरा नाम क्या है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक हो जाएगा। इसकी लंबाई कितना होगा, 21.8 किलोमीटर होगा। समुद्र पर इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 16.5 किलोमीटर होगा। शुरू कहां से हुआ, कब हुआ, 2018 में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कितने लेन का है ये, 6 लेन का है, 3 लेन का, एक तरफ 3 एक तरफ 3। ठीक है, पहले पहले जो था ये दक्षिणी मुंबई किसको जोड़ता है पहले बताइए, दक्षिणी मुंबई से नवी मुंबई। अटल सेतु जो है ये दक्षिणी मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का काम करता है। पहले जो समय लगता था 2 घंटा आने जाने में, लगभग जाने में 2 घंटा समय लग जाता था, लेकिन वर्तमान में पुल बनने से कितना लग गया, 15 मिनट में हम लोग आ जा सकते हैं। ठीक है, आ जा सकते हैं आराम से। फिर दूसरा क्या पढ़े टॉपिक हम लोग, क्या पढ़े, पीएम सूर्योदय योजना संबंधित है सोलर पैनल से। किसी संबंध है, सोलर पैनल से संबंधित हो जाएगा। 2024-25 बजट में इसको पेश किया गया। ठीक है, मंत्रालय नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय हो जाएगा। उद्देश्य क्या है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, उनके छत पर सोलर पैनल लगाना और उनको स्वच्छ एनर्जी देने का इसका लक्ष्य है। सौर ऊर्जा में किसी भी प्रकार का ये प्रदूषण नहीं होता, आपको मालूम है। इस योजना में 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। कितने लोगों को, पीएम सूर्योदय योजना में कितने लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा, 1 करोड़ को। घर के ऊपर क्या लगाया जाएगा, सौर पैनल लगाया जाएगा। इसमें बिजली फ्री कितना दिया जाएगा, 300 यूनिट दिया जाएगा। कौन आवेदन कर सकते हैं, जो भारत के मूल निवासी हो वो आवेदन करेंगे, सरकारी नौकरी में नहीं हो, उनका 1 से 1.5 लाख रुपया सालाना हो, वैसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसका आवेदन कर सकते हैं। ये संभवतः 1 अप्रैल 2024 से आरंभ हो जाएगा। ठीक है, जिसका 1 से 1.5 लाख रुपया वार्षिक आमदनी हो वो आवेदन कर सकता है। ये हम लोग पढ़े। फिर क्या पढ़े, 16वें वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगडिया। अरविंद पनगडिया किसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं, नीति आयोग। नीति आयोग किसकी जगह लिया है, पंचवर्षीय योजना आयोग पंचवर्षीय योजना की जगह ये लिया है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग हो, पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाएगा, तो अध्यक्ष तो हो जाएगा आपको कौन, पनगडिया हो जाएगा, और सचिव पूछा जाएगा तो ऋत्विक रंजनम पांडे हो जाएंगे। इसका कार्यकाल 5 साल। नियुक्ति राष्ट्रपति, अनुच्छेद 280, और ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2016 से। वर्तमान में 2026 से स्टार्ट होगा। और वर्तमान में कौन यूज कर रहा है, वर्तमान में अभी कौन चल रहा है, 15वां चल रहा। ठीक है, वित्त आयोग क्या काम है, केंद्र और राज्य के बीच में मध्य या बीच में सुझाव देना, या दोनों के बीच में टैक्स का, करों का बंटवारा करना, यही वित्त आयोग का काम है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े 15वें वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में कौन है, 15वें वित्त आयोग है। आपको 16वें कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2026 को। और इसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। इसके सचिव कौन है, अरविंद मेहता। और इसके सदस्य कौन है, अनूप सिंह, डॉक्टर अनूप सिंह हो जाएंगे। फिर दूसरा अशोक लाहिरी, तीसरा हो जाएंगे रमेश चंद्र। बोले कोई दिक्कत, समझ में आया, चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। चलिए, रोड पे कभी गई हो, हाईवे गई हो, हाईवे पे, तो हाईवे पे देखना केंद्र सरकार के द्वारा
एक टैक्स लिया जाता है, उसी को टोल टैक्स कहते हैं। ठीक है, आप कहीं मरीन ड्राइव गए हैं पटना के, वहां देखे हैं टोल टैक्स? तो गए ही नहीं तो देखिए कैसे है टोल टैक्स। ये सब केंद्र सरकार की योजना है, उसमें तो लगेगा ही। ठीक है, राज्य सरकार देखो, अब देखो केंद्र सरकार डायरेक्ट आएगा पैसा वसूलने? नहीं ना आएगा। पहले सुनो ना बकलोल, केंद्र सरकार आएगा? नहीं आएगा ना। वो राज्य सरकार को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करो, इन लोग को रोको और रोक कर पैसा दो। ठीक है, तो अब ये तो पैसा ले लिया, इसीलिए टोल टैक्स जहां तहां लगा देगा, लग गया, उसको रोक रोक के पैसा ले लेगा। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में पैसा का बंटवारा होगा कैसे? तो ये वित्त आयोग करता है। ठीक है, ऐसा में यही वित्त आयोग करता है टैक्स का बंटवारा। समझ में आया? समझ में आ गया ना? ठीक है, राज्य सरकार अपना, केंद्र सरकार क्या करती है? अपना पैसा वसूलने का काम करती है। बोलो। ओ, अब बताइए, आपके राज्य से गया है तो आपका पैसा नहीं है होगा? आपको भी तो पैसा आपके राज्य से गया है भाई, तो आपको भी तो पैसा चाहिए ना, तो केंद्र को तो चाहिए। कोई ऑनलाइन सामान लेते हैं तो 2 जगह टैक्स कटता है, 4 जगह कटेगा। ऐसे तो आप देखते होंगे जीएसटी के 4 प्रकार होता है। बोलो। नहीं, जैसे जोमेटो में खाना वाना ऑर्डर करने पर 2 जगह देता है। 2 जगह, एक कटेगा आपको SGST, और एक आपको कटेगा क्या, स्टेट GST कटता है। 4 प्रकार GST को बांटा गया है। ठीक है, तो सब अलग अलग कटते रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, खैर छोड़िए, हम लोग क्या पढ़े? 15वें वित्त आयोग। बोलिए, कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, वित्त आयोग के 2 अध्यक्ष होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? कोई दिक्कत? अभी हम लोग क्या 3 टॉपिक पढ़े। पहला क्या पढ़े? भारत में सबसे लंबा पुल कौन हो जाएगा? अटल सेतु। लंबाई 21.8 किलोमीटर। समुद्र पे लंबाई कितना है? 16.5 किलोमीटर। पहला नाम, दूसरा नाम क्या था? पहले क्या नाम था? क्या नाम था? मुंबई हार्बर लिंक नाम था। अटल बिहारी वाजपेयी सेतु कर दिया गया। ये नवी मुंबई को दक्षिणी मुंबई से जोड़ने का काम करता है। पहले आने जाने में 2 घंटा का समय, बरसात में 15 घंटा का समय। उसके ऊपर टोल टैक्स लिया जाएगा, वो काफी ज्यादा महंगा है, लेकिन महंगाई से नहीं, हमको टाइम चाहिए। टाइम चाहिए ना, महंगाई से कोई मतलब नहीं है, टाइम से मतलब है। आप बताइए, देखते हैं कुछ काम करवाना रहता है तो हम जल्दी सा पैसा देते हैं, बोलते लीजिए 200-400 ज्यादा लीजिए, लेकिन काम हमको ज्यादा कराइए। और नहीं तो अभी कभी चल जाइएगा पटना वाला सिटी वाला में, शाम में एकदम आराम से आप एकदम 2-3 घंटा के बाद आप गांधी सेतु पहुंचिएगा। इतना ज्यादा भीड़ रहता है कि, तो आपको क्या होगा? आपको पैसे से नहीं, हमको किस से मतलब है? टाइम से मतलब है कि नहीं? टाइम बहुत जरूरी है। टाइम किसी को नहीं दिया तो छोड़ के भाग जाएगा। यहाँ भी कहेगा तो इधर से नहीं जाएंगे हम, कहेगा ना इधर से हम नहीं जाएंगे, चलो हम उधर से चलते हैं दूसरे जगह से, ऐसे लोग सोचते हैं। चलिए हटाइए, हम लोग यहाँ पढ़ लिए। तब 15वें पढ़े ना, सॉरी क्या पढ़े? अटल सेतु। फिर दूसरा क्या पढ़े? सूर्योदय सौर पैनल वाले पढ़े। ये अच्छा स्कीम है, ये अच्छा स्कीम है। गांव देहात में अगर मान लिए अब भारत सरकार आपको कही 1 करोड़, आप 1 करोड़ से पार कैसे कराइएगा? पैसा उतने का नहीं है, हो सकता है बाद में बढ़ेगा, फिर योजना बनेगा। हाँ, अरे LPG बांटा गया ना, तो फिर आगे से बट रहा, वो कई से बट रहा, फिर भी 1 करोड़ दिया गया ना। इसी प्रकार से ऐसे ही चलते रहेगा, बढ़ते रहेगा। कोरोना काल में आपको अनाज दिया जा रहा फ्री में, आज भी कह दिया गया कि चलो फ्री में ही मिलेगा, है ना। तो बहुत सारी योजनाएं धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ठीक है, और ये अच्छा है। ये जो आप PM सूर्योदय योजना जो है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। सबसे पहली बात है कि भाई आप गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, अगर आपने अपने छत पे पैनल लगवा लिए तो आपको तो बिजली फ्री मिल रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बिजली फ्री मिल रहा है, और आपको किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। आप ये सब जो बिजली हम लोग जलाते हैं थर्मल पावर वाला है, कितना पोल्यूशन वाला है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ेगा। अब ग्लोबल वार्मिंग से पूरा दुनिया टेंशन में, खतरे में है, क्योंकि दुनिया का जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो समुद्र के किनारे हैं।
आज समुद्र के किनारे है, अंटार्कटिका है, आपको वहां का बर्फ पिघल जाएगा तो बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े जो शहर है वो डूब जाएंगे। भारत में कलकत्ता बड़ा शहर है कि नहीं, आपको समुद्र के किनारे। फिर आपको देखिए मुंबई बड़ा शहर है, आपको समुद्र के किनारे। न्यूयॉर्क देखिए समुद्र के किनारे। तो लगभग जितने भी बड़े बड़े जो शहर है ना वो सब समुद्र के किनारे है। इसलिए बड़े बड़े देशों को टेंशन होते रहता है कि कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, अब बर्फ पिघला तो सब डूबा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्योंकि बर्फ जो है वो बहुत भयानक भयानक होता है। आप समझ रहे बर्फ जो होता है छोटा मोटा नहीं, 2-2, 4-4 किलोमीटर का होता है। ठीक है। और आपको मालूम होगा 1912 कौन जहाज था? टाइटैनिक 1912 में डूब गया था। तो स्लैब से ही टकराने के बाद है, समझे कि नहीं? तो काफी ज्यादा लोग टेंशन में ग्लोबल वार्मिंग से कि भी बचाएंगे कैसे। अब ग्लोबल वार्मिंग में आपको कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? पेड़ पौधे लगा रहे हैं। पेड़ पौधे लगाना जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। चलिए अगला लिखिए, भारत का, लिखिए हेडिंग डालिए, अगला पॉइंट लिखिए, भारत का कृषि निर्यात। लिखिए हेडिंग डालिए, भारत का कृषि निर्यात। भारत का कृषि निर्यात लिख लिए हैं। भारत का कृषि निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर पर, सर्वकालिक उच्च स्तर पर, ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट पर है ना। लिखिए भारत का कृषि निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर पर। लिखिए 2000 वर्ष, लिखिए वर्ष, लिखिए वर्ष 2022-23 में, वर्ष 2022-23 में, 2022-23 में, 23 के दौरान, लिखिए के दौरान भारत का कुल कृषि निर्यात, भारत का कुल कृषि निर्यात, कृषि निर्यात, कृषि निर्यात, निर्यात आयात समझते हैं, पहले समझिए। दो प्रकार के व्यापार होगा भाई, एक आयात हो गया, एक निर्यात हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आयात का मतलब दूसरे देश से भारत में मंगाना, ठीक है, और भारत से दूसरे देश में किसी सामान को बेचना निर्यात कहलाता है। जैसे मान लिया हम लोग अपना सामान क्या किया, किसको बेचे? पता है दुनिया में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन हम भारत करते हैं। हम भारतीय, लेकिन उसको हम लोग खा जाते हैं। अब इतना खाते हैं जितना उत्पादन करते हैं उससे ज्यादा खा जाते हैं। इसीलिए हम लोग को क्या किया जाता है, दूसरे देश से हम लोग मंगाते हैं दाल। तो मंगाए ना तो निर्यात हो गया। वो क्या हो गया, आप कुछ चीज को बेचे दूसरे देश में तो क्या कहलाएगा, आयात। क्या कहलाएगा, आयात कहलाएगा। तो वर्ष लिखिएगा, वर्ष 2022-23 में भारत का कुल कृषि निर्यात 53 लगभग, लिखिए लगभग 53 अरब डॉलर, लगभग 53 अरब डॉलर, 53 और अरब डॉलर। जबकि 2021-22 में, 2021-22 में 50 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर, अरब डॉलर का निर्यात हुआ, का निर्यात हुआ। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़े, भारत ने बेचा, सिंपल, भारत ने बेचा। निर्यात मतलब बेचना, दूसरे देश में सामान को बेचना। तो 2022-23 में भारत का जो कुल आमदनी था कितना हुआ, 53 अरब डॉलर।
लेकिन 2021-22 में कितना था? 50 अरब डॉलर था। मतलब अभी बढ़े घटे, यानी बेचे हैं ज्यादा। अब पहले 2021-22 में कम बेचे थे, अब क्या है? ज्यादा है। तो याद रखिएगा कि भारत जो था 2021-22 में 50 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जबकि 2022-23 में कितना का किया? 53 अरब डॉलर का निर्यात किया। ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि लिखिए, हालांकि वर्ष 2022-23, हालांकि 2022 वर्ष लिखिए, हालांकि वर्ष 2022-23 में 22-23 में हालांकि 2022 में भारत का आयात 35.69 अरब डॉलर था। 35.69 अरब डॉलर था। बेटर 35 पॉइंट। देखो सुनो, पहले हम लोग बेचे 2022-23 की अगर बात किया जाएगा तो हम लोग बेचे कितना? 53 अरब डॉलर, है ना। जबकि हम लोग सामान खरीदे कितना? 35.69 अरब डॉलर। दोनों में कितना का निर्यात किए, कितना का आयात किए? हम लोग इसको बेचे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत ने 2021-22 में कितने 50 अरब डॉलर का, जबकि 2022-23 में कितना हो जाएगा? 53 अरब डॉलर का बिजनेस हम लोग किए, मतलब निर्यात किए। जबकि 2022-23 में कितने का सामान हम लोग खरीदे? 35 पॉइंट, उल्टा कर दीजिए। ठीक है, निर्यात किए कितना? 53, और आयात कितना किए? 35। ठीक है, याद रहेगा ना। ये दोनों आंकड़ा को याद रखना है आपको। अब हम लोग बेचे क्या? सिंपल बात है, निर्यात तो किए, लेकिन किए क्या? निर्यात किए ना, क्या किए? तो लिखिए, निर्यात 2022-23 का निर्यात, मतलब हम लोग क्या करें? सामान को बेचे। तो बेचे क्या? पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जो हम लोग बेचे वो क्या था? समुद्री उत्पाद। लिखिए, समुद्री उत्पाद। सबसे ज्यादा हम लोग क्या बेचे? निर्यात सबसे ज्यादा क्या किए? समुद्री उत्पाद। अब बोलिए, समुद्री उत्पाद क्या है? क्या? नहीं, नमक नहीं, मछली। क्या? मछली। समुद्री उत्पाद में क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। फिर दूसरा लिखिए, नॉन बासमती चावल। बासमती चावल, बासमती चावल जानते हैं ना, इसको छोड़कर, बासमती छोड़कर अन्य चावल को बिजनेस किए हम लोग दूसरे नंबर पे। सबसे ज्यादा निर्यात क्या किए? समुद्री उत्पाद। कितने का हम लोग बिजनेस किए 2023-22-23 में? 53 अरब डॉलर का। ठीक है, तो निर्यात किए तो किए किसका? पहला क्या? समुद्री उत्पाद का। दूसरा किसका? नन बासमती का। तीसरा किसका? चीनी का। चौथा किसका? बासमती चावल। पांचवा किसका हो जाएगा? मसाला का। छठा किसका हो जाएगा? भैंस का मीट। ये है, लिख लीजिए इसको। समझ में आया क्या? क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्राजील क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत ने सब 2022-23 में बिजनेस किया कितने अरब डॉलर का? 53 अरब डॉलर का। ठीक है,
लेकिन किया तो बेचा किसको, निर्यात किया किसको? तो पहले नंबर पर समुद्री उत्पाद, दूसरा पे याद रखना नन बासमती चावल, ठीक है। तीसरा कौन हो जाएगा? चीनी, चौथा बासमती, पांचवा हो जाएगा मसाला और छठा हो जाएगा भैंस का मीट। ये हम लोग क्या किए? बासमती चावल है, ये बासमती चावल है, आई बिना बासमती मतलब और उसको छोड़कर दूसरा, ठीक है। तो वही लिखे हैं बासमती चावल को छोड़कर दूसरे बेचे हैं, और जबकि बासमती भी बेचे हैं लेकिन चौथे नंबर पे, ठीक है। सबसे ज्यादा हम लोग निर्यात क्या किए? दूसरे नंबर क्या? तीसरे नंबर क्या? ये चौथे पे कौन? पांचवे कौन? छठा? ये तो याद रहेगा, ठीक है। हाँ, बाहर के लोग खाता है, बाहर बोले हैं, कम सुन रही है, मार तो 2 बोतल इसको, कम सुन रही। भारत में भी खाता होगा, हमको तो नहीं मालूम है, हम नहीं मालूम है हमको, ये सब हम नहीं मालूम। हमको मालूम है कि भारत में मतलब अधिकतर तो खाता है मुर्गा उर्गा, मछली उछली और वो अंडा पंडा और वही सब। अब पता नहीं भैंस का मीट खाता हो कि नहीं, पता नहीं, खाता होगा सब। चलो हटा दो, जाने दो। अब बात रहा ये, हम पढ़े क्या 2023 22-23 का, 2022-23 का है। 24 का आंकड़ा अभी निकला है क्या? नहीं निकला तो पढ़ेंगे कैसे? अभी तो 24 अब निकलेगा, लास्ट में निकलेगा, निकलेगा ना 23-24। अभी क्या पढ़े हम लोग? अच्छा 21-22 में कितने अरब डॉलर का बिजनेस किया? 50 अरब डॉलर का। इससे कोई मतलब नहीं है हमको, हटाइए। 22-23 में कितना? 53 अरब डॉलर निर्यात किया। निर्यात में सबसे ज्यादा समुद्री उत्पाद का नॉन बासमती, फिर आपको हो जाएगा चीनी, बासमती, फिर मसाला, और लास्ट कौन हो जाएगा? भैंस का मीट हो जाएगा, ठीक है। निर्यात किए 53 अरब डॉलर का, आयात किए 35.69 अरब डॉलर। आयात किए क्या? लिखिए 2022-23 में आयात मतलब भारत ने मंगाया क्या? बेचा तो हम लोग देख लिए, निर्यात किया देख लिए, लेकिन भारत ने मंगाया क्या? तो लिखिए खाद्यान्न तेल, पहला लिखिए खाद्यान्न तेल, दूसरा लिखिए ताजे फल, ताजे फल, तीसरा लिखिए दलहन। देखो दाल आ गया ना, हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन करते हैं, लेकिन इतना ना खा जाते हैं कि घट जाता है, तो फिर हम लोग को मंगाना पड़ता है, ठीक है। फिर लिखिए ये तो जानवे करते हैं काजू, 5वां नंबर मसाला, जरूरत पड़ता है बहुत सारा ऐसा मसाला जो भारत में नहीं मिलता है, बहुत सारा ऐसा मसाला जो भारत में नहीं मिलता है, तो उसको मंगाना पड़ता है। हाँ आज भी जाता है, आज भी तो हम लोग बेचे ना, कितने नंबर पे बेचे? 4 नंबर बेचे ना, 4 नंबर 5 नंबर पे बेचे ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मसाला है ना जो भारत में नहीं होता, तो उसको मंगाना पड़ता है, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया? कितने टॉपिक पढ़े? नींद आ रहा है क्या? नींद आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए। सर पे एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, एक्टिव होकर पढ़ने की जरूरत है। नो डाउट पढ़ने के लिए बहुत सारा चीजों को खोना पड़ता है, थोड़ा बहुत नहीं, दुनिया का वो अनमोल चीजों को खोना पड़ता है जिसको पाने की कोशिश हम लोग करते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारा मकसद है, हम पैदा हुए हैं मिडिल फैमिली में, और हमको चाहिए ये 3 चीज, जॉब। इसके अलावा जिंदगी में हमको बाद में हर चीज मिल जाएगा, पहले क्या चाहिए? जॉब। आप देखिए जॉब लेना बहुत आसान बात है, लेकिन लेने दे तब ना। बहुत सारे यूपी का एग्जाम दिए, बिहार का एग्जाम दिए, जाने से पहले ही लोग ना 99% जान जाता है कि पता नहीं जा रहे ठीक होगा कि नहीं, है ना, क्योंकि उसको डाउट रहता लीक तो होगा ही, लास्ट में मालूम चलता लीक हो गया, है ना। वहां से खुश होकर आइए, घर आइए, न्यूज खोलिए, मालूम चला खत्म। इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत है। गलत तो बहुत है, आप क्या कीजिएगा, हम क्या करेंगे यार, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार ही जो करेगी करेगी। सरकार खैर
योगी आदित्यनाथ तो एक्शन लिए हैं, अब पता नहीं देखो क्या होता है। इसको रद्द कर देना चाहिए, पुनः एग्जाम लेना चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं उस सब को रेल का टिकट फ्री देना चाहिए। ठीक है, वहाँ का जो भी क्या बोलते हैं बस का जो होगा या जो भी उसका सरकारी जो होगा उसको भी फ्री देना चाहिए। ठीक है, खाने को तो देगा नहीं तो रहने दो, छोड़ दो, खाने का हम खा लेंगे। ठीक है, रहने का धर्मशाला देना चाहिए कि भाई धर्मशाला में आकर रहिए, क्योंकि 1000 रुपए से नीचे नहीं लगता रहने में, है कि नहीं। ठंडा उंडा का दिन में उस समय गया तो हालत खराब हो जाता है, अब पता नहीं कब होगा, कोई ठीक नहीं। बताओ, अगर इसको लीक कर देगा तो अब एग्जाम भी तो होगा ना, 2-4 महीने के बाद होगा, और 2-4 महीने के बाद एग्जाम होगा तो सोचो क्या होगा। बहुत दिक्कत वाली बात है। बिहार पुलिस का एग्जाम पिछले साल ही रद्द हुआ है ना। अब मान लो कि जो बेचारा लास्ट एज वाला होगा उसका क्या होगा, वो तो एग्जाम देगा लेकिन अगली वैकेंसी में उसका नहीं पकड़ाएगा। लेकिन उस समय अगर एग्जाम हो जाता है और अभी फिर वैकेंसी आ जाता है तो जो लास्ट वाला था एज वाला उसको पकड़ा जाता। लेकिन क्या करोगे, दुनिया जालिम है, पढ़ना बहुत जरूरी है। दुनिया में आपको जीना है तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, समझे। बहुत दिक्कत है एग्जाम देना, समझे। सिलेबस हार्ड करते जा रहा है, क्या सिलेबस पूछ रहा है इसको खुद के नहीं मालूम चलता। आयोग हम पूछ क्या रहे हैं, पूछा कुछ और दिया कुछ और, दिया कुछ और पूछा कुछ और, पता ही नहीं चलता करना क्या इसको है। पता नहीं देखे थे। चलिए जाने दीजिए, बस इतना याद रखिएगा कि पढ़िए इतना हो जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, बहुत दिक्कत है। हम जानते हैं कि खैर हम भी तो एक स्टूडेंट हैं, हम भी कष्ट किए, आप भी कष्ट किए। ठीक है, आप भी अपने को खोए हैं, हम भी अपने को खोए हैं, इसलिए हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग भी मन करता है यार, हम लोग भी मन करता है कि थोड़ा व्हाट्सएप फेसबुक रील्स वील्स चलाएं ना। ठीक है, हम भी 2-4 घंटा रात में थोड़ा सा बतियाएं एकदम, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरियां इतनी है कि बस देख भी लो ना तो वही काफी है, रहने दो। है कि नहीं। बहुत दिक्कत वाला चल रहा सीजन अभी, अभी नौकरी नहीं लेगा तो कब एज खत्म हो जाए कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम आपको फोर्सली पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ना जरूरी है। आप अगर पढ़ ले रहिएगा तो कट ऑफ हाई भी जाएगा तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। इसीलिए आपका क्लास में देखिए, आप पॉलिटी जो पढ़ रहे हैं पहले क्या पढ़ाए थे और इस बार दूसरा पढ़ा दिए। ठीक है, इस बार का पॉलिटी अगर देखते हैं तो पहले की तुलना में आपको कम से कम 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले कुछ और पढ़ाए थे, देखे भाई सिलेबस हार्ड कर रहा है, भी हार्ड कर दिए। चलो, पहले हम पढ़ाते थे एक लाइन वाला वो क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स, आज हम आपको पूरे डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि तुम पूछोगे, पूछो ना, कहाँ से पूछोगे, हम स्ट्रांग रहेंगे तो पूछो, खाली लीक मत करो। तुम हार्ड कर दो हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, खाली लीक मत करो, बाकी तो हम लड़ लेंगे। क्या हमको लड़ना है ना, तो लड़ने के लिए हार्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ के लड़ लेंगे, लीक मत करो। लेकिन वैसा भी एग्जाम में नहीं पूछ दो यार, तुम बिहार पुलिस का, यूपी पुलिस का एग्जाम ले रहे हो, चपरासी का एग्जाम ले रहे हो, अब मालूम चला कि ले पूछ दिया यूपीएससी बीपीएससी का तो कद्दू आएगा, वैसा भी नहीं, नाइंसाफी हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं आजकल क्या बोलते हैं, 50 लाख लड़का भरा था आपको यूपी पुलिस का, 50 लाख लड़का, 60,000 सीट, सोच लो यार, भाग भी देगा ना तो मालूम नहीं चलेगा एको को सीट मिलेगा कि नहीं, है कि नहीं। आरओ का एग्जाम हुआ था, लगभग 200 या कुछ एग्जाम सीट था, और उसमें कम से 11 लाख लड़का भरा था, उसका भी लीक हो गया, है ना। बड़ा हार्ड है। सोचिए कि जब संविधान सभा के लोग बैठक किए थे, संविधान सभा के लोग जब बैठक किए तो उस समय कहे कि भाई तुम 25 साल के हो जाओगे तुम प्रधानमंत्री बन सकते हो। प्रधानमंत्री बनने की उम्र कितना है, 25 साल, है ना, 25 साल बन सकते हो। उस समय कल्पना वो लोग क्या किए होंगे कि 25 साल का उम्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। और आज क्या हो गया है कि 25 साल का उम्र हो गया है, चपरासी भी नहीं बन पाता है ना। आपको मालूम है ना, चपरासी का फॉर्म आता है ना तो कम से कम 10 लाख जाता
वो भी एगो आया ना आपको विधानसभा में ऑफिस अटेंडेंट चपरासी का, तो उसमें बोला गया पता है क्या, कि अगर 44,000 से ज्यादा सीट ऐसी जाएगा, फॉर्म भराएगा तो एग्जाम लेंगे। अरे भैया तुम 10th दिए हो, बेरोजगारी की दुनिया में 44,000 की तुम बात करते हो, हमको तो लग रहा है 44 लाख भराएगा। इतना भयानक भीड़ है जॉब में, समझे। इसीलिए हम समझाते हैं कि नहीं नहीं, आप भटकिए नहीं, आप पढ़िए और आप उम्मीद रखिए कि जो चीज आपने सोचा है एक दिन जरूर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बस टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको भटकना नहीं है, आपको पढ़ना है। जो भी आप कल्पना किए आपको अवश्य ही एक दिन मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, अभी स्ट्रगल करना है। अभी पढ़ने के लिए आप हैं, इसके अलावा कुछ भी मत कीजिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। आपका क्लास में किसी प्रकार का हम कमी नहीं करेंगे। वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे आपको 1 मार्च से, इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप सोचिएगा भी नहीं कि भाई पढ़ाया कैसे, भयानक तरीका से पढ़ाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज पॉलिटी आप पढ़े ना, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ पूरा वीडियो, आप जाइए पूरा पॉलिटी पढ़िए, कोई भी किताब उठाइए, दुनिया का कोई किताब उठाइए, उसको बनाइए, आपके एग्जाम से एकदम 100% लड़ेगा। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी बड़े बड़े एग्जाम हो, आराम से पीटी लड़ेगा, ठीक है। आराम से आप बना सकते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आप जो सोच रहे हैं आपको एक दिन अवश्य मिलेगा, बस लेट है, पढ़ लीजिए। पढ़ना जरूरी ना है सर। और सर हम लोग भी उम्मीद रखते हैं यार, हम लोग भी सोचते हैं कि नौकरी वोकरी थोड़ा सा हो जाए अच्छा वाला, आराम से सेटल वेटल हो जाए, सब सोचता है स्टूडेंट वाले। क्या करोगे, नौकरी में फॉर्म फॉर्म भरने गया, बहुत खुश होके पढ़ा, मालूम चला एग्जाम आया 10 महीना बाद, एग्जाम देने गए लीक हो गया, फिर 10 महीना बाद, ठीक है। हमारे यहाँ चपरासी का भी नौकरी अब नहीं आता है, पता नहीं चपरासी का नौकरी खाली होता है कि नहीं, है कि नहीं। चपरासी का नौकरी आता नहीं आता है, पता नहीं कैसे भर जाता है सीट, ये सोचने की बात है। छोटे छोटे पोस्ट आज देखो, ग्रुप डी का सोचो कि तुम्हारे देखो, सरकार को स्टूडेंट को पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास जब सीट नहीं है तो फिर जब तुम चुनाव लड़वाते हो, चुनाव लड़ते हो, तो उस समय सीट कहां से पैदा हो जाता है। 5 साल से तुम वैकेंसी नहीं दिया, क्या मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, जब चुनाव आया तो तुम कहां से लाया। स्टूडेंट को समझना चाहिए। सोचो कि स्टूडेंट अपनी मांग की बात करता है तो लाठी खाता है। कितनी हम लोग को दर्द दिया जाता है। आप आंदोलन करने के लिए जाइए, खैर लड़की लोग तो आंदोलन करने जाती नहीं, बहुत कम ही जाती है। लड़का लोग का कभी पैर टूटा रहता है, कभी माथा फटा रहता है। आज भारतवर्ष पूरा जल रहा है, किसान वाले आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल वाला आंदोलन कर रहा है भाई। आप फिर क्या बोलते हैं उधर उत्तराखंड में ऐसे ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा, और हम क्या है 56 इंच का वैसे। अरे भाई आप बन गए ब्रांड, हम लोग को भी तो बनाइए। आप कहते हैं कि नहीं सब सब, अरे सब मतलब सब क्या, हमको वैकेंसी दो ना, हमको नहीं मतलब है तुमको जीतना ना, तुम मरते भी रहोगे ना फिर भी हम तुमको जिता के मराएंगे। दम आखिरी सांस रहेगा ना तो तुमको हम जिता देंगे, नहीं तुम ही बनो, लेकिन वैकेंसी तो दो, हमको जॉब चाहिए। हम तुम्हारे बेटे बेटियों की तरह नहीं है कि पैदा हुए हैं सोना का कटोरा मिल गया। यार हम लोग को तो कटोरा भी नहीं मिलता है। आज तक देखे सोना कटोरा कभी, या लाइफ में तो हम ना देखे। आज तक ले गर्दन में हम कहिए से सोच रहे हैं कि एगो चांदी का भी मिल जाए, यार वो भी नहीं मिलता है। बता, इतनी इतनी मुसीबत है। आपको क्या लगता है स्टूडेंट लाइफ कम है? बहुत तकलीफ वाला जिंदगी है, जो झेलता है वही। सोचो कि जो व्यक्ति यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, नहीं होता, लास्ट में बेचारा दिल टूट जाता, करेगा क्या। आप तैयारी कर रहे, एज खत्म हो गया, हर 5 साल पे अगर आएगा वैकेंसी तो आपका लाइफ में हमको लग रहा है कि 2 बार पकड़ाएगा वैकेंसी, है ना। आप 18 साल के हैं, ठीक है, 5 साल पे आपको दिया वैकेंसी, 1 बार पकड़ाया, तो 5 साल जोड़ दीजिए, 18 5 कितना, 23 हो गया। फिर 1 बार 5 साल में देगा, फिर 1 बार पकड़ाएगा, फिर 5 साल जोड़िए, 28 साल हो गया। अरे यार तुम 25 साल एजे देते हो, लड़की उड़की है तो 27 साल कर दिया, 28 साल, 2 बार लाइफ में, मतलब 2 बार एग्जाम में देगा। तुम उसमें भी क्या सीट लाओगे 60 गो, अब भरेगा सब 60 लाख।
इसमें कद्दू नौकरी होगा? इतना हम लोग तेज हैं? आप पूछ दो कहीं से बीपीएससी यूपीएससी कहता है ना, ये तो अतुल प्रसाद बोला क्या, ये बोले हमको, हम लोग को स्टूडेंट लोग को बोले कि आप पढ़िए, सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, आप पढ़िए, जो मन है वो पढ़िए। अरे भाई जो मन तो क्या मतलब, पागल है क्या हम लोग दिन रात पढ़ते रहे? स्टूडेंट कम से कम 10 से 12 घंटा तक पढ़ता है, फिर भी डर लगता है उसको होगा कि नहीं सिलेक्शन। अब 50 को टेंशन रहता है। आपको क्या लगता है कि 1-2 घंटा पढ़े से आपको जॉब होगा? ये भूल जाइए, ये कभी लाइफ में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आज के डेट में नहीं होगा। 2 घंटा भी पढ़ रहे फिर भी नहीं होगा। आप देख लिए, भीड़ हम बोल रहे, ये नहीं कि नहीं होगा, होगा, कहिया होगा कोई ठीक नहीं है। वो 4 को बच्चा हो जाए या फिर क्या हो जाए, समझ गए ना? बड़ो भीड़ है, बहुत दिक्कत वाला है। इसलिए आपको सोचना, डिसीजन आपको लेना है कि इस बार या फिर अगला 5 साल, क्योंकि चुनाव होने के बाद 5 साल के बाद इस बार कभी पॉसिबल है? अगर इस बार नहीं होगा, इस बार अगर रात दिन नहीं लग कर तैयारी किए, पॉसिबल नहीं है। आप लोग एक सप्ताह में क्या कीजिए, सप्ताह में 7 दिन होता है, 6 दिन पूरा रगड़ के पढ़िए, एकदम एकदम टाइम ही नहीं, एकदम सोच लेना है कि हमको 10 से 12 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। संडे का पूरा रिवीजन उसको कीजिए, किताब उताब लीजिए, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कहीं से क्वेश्चन उसको बनाइए कि बन रहा है कि नहीं, सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लड़ रहा है तो क्या फायदा है? डायरेक्शन तो देखिए। जैसे आप आज पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे ना, पॉलिटी हम पढ़ा रहे ना, यही पढ़िए, इसके अलावा कहीं मत पढ़िए, चुपचाप एकदम चुपचाप यही पढ़िए। बस आपको सिर्फ सेट लगाने हैं, ठीक है? सेट लगे, कोई भी किताब ढूंढिए जो आपको आलतू फालतू मत, ये सब मत ले लीजिएगा, कोई बड़ा बड़ा किताब लीजिए और उसमें से आप टिक कीजिए, ठीक है? हिस्ट्री पर है, जो भी चीज पर है उसका टिक कीजिए, इससे आपको फायदा होगा, हमको नहीं। इसलिए पढ़िए, बहुत जरूरी है। दुनिया में राज करना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप नेता के बेटा है नहीं। वो एगो फिल्म आया था सुपर 30, उसमें कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जो हकदार होगा, कद्दू बनेगा। यार हम लोग हकदार हैं, हम लोग कितना छलांग मारेंगे? उसमें कहा गया ना कि अमीर लोग गड्ढे खोदते हैं ताकि गरीब छलांग मार ले। कितना छलांग मारेगा? आपका लीक पेपर को हम लोग पास करेंगे, पेपर लीक हो गया उसको पास कर जाएंगे, क्या छलांग मारेंगे? तो ये सब ना, ये मोटिवेट वाला चीजें मत, वो सब छोड़ दीजिए। मोटिवेट आपको खुद अपने लोग कर देते हैं, दूसरे की मोटिवेट होने की क्या जरूरत है? घर में से ताना आएगा, खाली घर में बैठा रहता है, वो पढ़ता उड़ता है, उससे मोटिवेट हो, तुमको करके दिखाएंगे एक दिन। मोहल्ला वाला बोलेगा है लफुआ है, कुछ करता है, बेकार है, तुमको जवाब देंगे। और पढ़िए, मोटिवेट होने के लिए आपको ये जरूरत नहीं है कि रील्स देखेंगे, ये देखेंगे। अब रील्स में देखेगा क्या? मोटिवेट वाला चीज देखेंगे, मालूम चलेगा ले, अच्छा पहले डांस देख लेते हैं उसके बाद देखेंगे। कहानी खत्म हो जाएगा रील्स वाले में। रील्स वाला खास करके तो लड़का लोग को देखना ही नहीं चाहिए, खास करके, समझे? खास करके रील्स, रील्स तो लड़का को देखना ही नहीं चाहिए, एकदम नहीं देखना चाहिए। क्योंकि रील्स में क्या दिखता है, क्या दिखाते हैं लोग, उसके बाद ना जो आप तैयारी करें बीपीएससी का या फिर बिहार पुलिस कुछ का, वो पहले तो साइड हो जाएगा, उस सेकेंडरी मैटर हो जाएगा, फर्स्ट मैटर आपको रील्स आ जाएगा, और फिर आप इमेजिंग करने लगिएगा। एक बार इमेजिनरी आ गया आपके दिमाग में, बस कहानी खत्म हो गया। इसलिए सबसे बहुत दूर, सोशल मीडिया से एकदम दूर रहिए। यूट्यूब वूट्यूब रखिए, आप यूट्यूब रखिए, यूट्यूब में थोड़ा न्यूज देखिए, डेली 1 घंटा कम से कम न्यूज देखिए, नहीं तो न्यूज पेपर पढ़िए, करेंट अफेयर्स वहां से मजबूत होगा, ठीक है? रील से कुछ होता है? बहुत सारी लड़कियां रील्स बनाती है, पता नहीं रील्स बनाने वाले पे हमारा काहे खून खोल जाता। रील्स बनाइए, अच्छा वाला बनाइए यार, तुम बना लेते हो यार, बड़ा बेकार वाला रील्स बनाता है सब, इसीलिए हम सब डिलीट कर दिए। जा, न रहेगा बांस न बजेगा झुनझुन्ना, हटा। लिखो, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप, लिखिए हेडिंग डालिए, भारत दुनिया का भारत दुनिया का भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी
लिखिए स्टार्टअप स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र वाला देश बना। ये हेडिंग है। क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, तीसरा में कौन है, बोलिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा तीसरा में कौन हो जाएगा, तो ये आपको मालूम है कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा, तो अमेरिका है, चाइना है, ये सब हटा दीजिए, आपको तीसरा पर है। भारत कौन से नंबर पे स्टार्टअप है? स्टार्टअप क्या होता है? कोई भी आप, हाँ बोलिए, स्टार्टअप क्या है? कोई भी बिजनेस को छोटा से, मतलब छोटा से लेकर बड़ा। चलिए आज आपको हम पढ़ाते हैं स्टार्टअप क्या होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग डाले, भारत दुनिया का कितना बड़ा स्टार्टअप बना, कौन से नंबर का, कौन सा नंबर का, कितने नंबर का? भारत में 100 गो स्टार्टअप। आगे पढ़ेंगे। लिखिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, लिखिए इसको, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लिखिए, लिखिए वही लिखा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्टअप से जुड़ी सरकार की प्रमुख, स्टार्टअप से जुड़ी सरकार की प्रमुख नीतियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए, नीतियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए, नीतियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए, उल्लेख करते हुए, उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अब विश्व, भारत अब विश्व, भारत अब विश्व, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र वाला देश बन गया। भारत, भारत अब विश्व का तीसरा सबसे, इनका लिखे हुए हैं, अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र वाला देश बन गया। आगे लिखिए, प्रधानमंत्री के अनुसार भारत में लगभग 98,000, 98, लगभग 1,98,000 से भी अधिक स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के अनुसार लगभग 98,000 से भी अधिक स्टार्टअप हैं, 98,000 से भी अधिक स्टार्टअप है। या स्टार्टअप है या उसकी मान्यता प्राप्त हो चुके। क्या है स्टार्टअप? स्टार्टअप है क्या? लिखिए स्टार्टअप क्या है, लिखिए स्टार्टअप क्या है, लिखिए स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप योजना के तहत, लिखिए स्टार्टअप योजना के तहत, स्टार्टअप एक इकाई है, स्टार्टअप योजना के तहत स्टार्टअप एक इकाई है, एक इकाई है, इकाई है जो भारत में 5 वर्ष से अधिक पंजीकृत, जो भारत में 5 वर्ष से अधिक पंजीकृत नहीं है, जिसका वार्षिक कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में, जिसका वार्षिक कारोबार, जिसका वार्षिक कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में, किसी भी वित्तीय वर्ष में, किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। लिखिए यह 2016 में आरंभ हुआ था,
ये कब आरंभ हुआ था? 2016 में आरंभ हुआ था। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य लिखिए, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य लिखिए, स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र, स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप कौन है? स्टार्टअप वाला देश भारत। कितने हैं भारत में? लगभग 1 लाख है ना? 98,000 से अधिक है, इसका मतलब लगभग 1 लाख है। कब स्टार्ट हुआ? 2016 में। क्या है इसको उद्देश्य? मजबूत, देश को मजबूत करना। ठीक है, देश को मजबूत करने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, इसी को सुनिए ध्यान से, इसी को आगे बढ़ाने के लिए, इसी को क्या करना है? हेल्प करने के लिए एक नई योजना आया है जिसको बोलते हैं समृद्ध कार्यक्रम। तो हेडिंग डालिए समृद्ध कार्यक्रम। हाँ लिखिए समृद्ध कार्यक्रम, लिखिए समृद्ध कार्यक्रम। समृद्ध कार्यक्रम उत्पादन, नवाचार, विकास और लिखिए उत्पादन, नवाचार, विकास और वृद्धि के लिए, यानी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए समृद्ध कार्यक्रम को लाया गया कि क्या हो? उत्पादन बढ़े, उसका विकास हो, उसका प्रोडक्शन में वृद्धि हो। इसके लिए आपको समृद्ध कार्यक्रम लाया गया। आगे लिखिए कब लाया गया? अगस्त 2021। कब लाया गया? अगस्त 2021। कब लाया गया? लिखिए किसके द्वारा लाया गया? 2021, अगस्त 2021। किसके द्वारा लाया गया? कोई ना कोई लाया होगा ना। लिखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, लिखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। लिखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हो गया? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन पूछा जाएगा समृद्धि योजना किसकी क्यों लाया गया? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। किसके द्वारा लाया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के द्वारा लाया गया। और कब लाया गया? 1 अगस्त 2021 में लाया गया। क्यों लाया गया? स्टार्टअप में नवाचार हो, विकास हो, उत्पादन हो, उसकी वृद्धि हो, इसलिए इसको लाया गया। ठीक है, कब लाया गया? अगस्त 2021 में लाया गया। पता चल गया। स्टार्टअप मालूम चला कब आया भारत में? कब आया? 2016 में है। और स्टार्टअप भारत में लगभग कितने अभी वर्तमान में? लगभग 1 लाख है। 1 लाख है। जो भी चीज आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना उसको स्टार्टअप कहते हैं। अब बताएंगे कि कब कब स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनेगा, मिनीकॉर्न बनेगा, ये सब आपको बताएंगे। तो लिखिए इसका उद्देश्य, लिखिए ये जो आप समृद्ध कार्यक्रम लिख रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? लिखिए इसका उद्देश्य क्या है? लिखिए देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और यूनिकॉर्न को बढ़ावा देना। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और यूनिकॉर्न को बढ़ावा देना, इसी का उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। अब देखिए कैसे कैसे ये कंपनियां बनती हैं। ठीक है, कैसे कैसे छोटा से जीरो से आप यूनिकॉर्न, मिनीकॉर्न और सबसे लास्ट जो होता है हेक्टोकॉर्न, वहां तक जा सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए क्या कहीं जाना है क्या? कहाँ? घर। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कैसे कैसे आरंभ हुआ, तो सबसे पहले स्टार्टअप समझे, कोई बिजनेस किए उससे स्टार्टअप हो गया। ठीक है, अब कैसे वो यूनिकॉर्न जाएगा? ठीक है, कॉर्न का मतलब जानते हैं ना? कॉर्न, अरे वो आता है बेबी कॉर्न, भुट्टा,
मोटा कहाँ है? वही है कॉर्न, और क्या है, बस वही। तो उसी कॉर्न को देखा, देखिए देखिए आप देखिएगा, कभी कभी उसको देखे हैं आप मक्का को फरते हुए देखे हैं? गांव वाला तो सब देखा होगा। एकदम उसको देखिए, बाल देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, लगे बेबी डॉल है। देखे हैं गाँव में? गए हैं? अरे लगभग गाँव में पॉपकॉर्न, अरे कुछ नहीं है, भुट्टा का ही प्रकार है, पॉपकॉर्न है, बेबी कॉर्न हो, सब वही है, बाल सब वही है, एक ही है ना। अब देखिए कैसे कैसे स्टार्टअप, कोई मान ली बिजनेस है, कोई भी चीज है, कुछ भी आप कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा वो ये स्टार्टअप कहलाएगा। अब कितना में क्या कहलाएगा उसके बारे में लिखिएगा, ठीक है। तो पहले लिखिए मिनी कॉर्न, लिखिए मिनी कॉर्न, नहीं उसी में लिखिए ना मिनी कॉर्न, मिनी कॉर्न लिखिए, लिखिएगा $1 मिलियन, $1 मिलियन की कंपनी होगा तो इसको क्या कहेंगे? मिनीकॉर्न। $1 मिलियन की जब कंपनी होगा तो इसको मिनीकॉर्न कहेंगे, ठीक है। सोनीकॉर्न किसे बोलेंगे? कॉर्न, देखिए $1 मिलियन का हो गया, ये डॉलर लिखे हैं, ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये डॉलर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोग को बोल दिए $1 मिलियन लिखे हैं, क्या लिखे हैं? $1 मिलियन की कंपनी होगा तो उसे क्या बोलेंगे? मिनीकॉर्न, ठीक है। $1 अरब की जब कंपनी होगा तब उसे क्या बोलेंगे? $1 अरब, नियर में, 1 अरब के नियर में, ब्रैकेट में लिख लीजिए नियर में, लगभग $1 अरब की जब कंपनी हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? सोनीकॉर्न, क्या बोलेंगे? सोनीकॉर्न बोलेंगे, ठीक है। $1 अरब के ऊपर होगा तब क्या कहेंगे? तब इसे क्या कहेंगे? $1 अरब के ऊपर, देखिए $1 मिलियन की कोई कंपनी है तो उसको मिनीकॉर्न, $1 अरब के लगभग करीब रहेगा तो उसे सोनीकॉर्न, और $1 अरब के ऊपर जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? यूनिकॉर्न कहेंगे, ठीक है। लिखिए $10 लाख होगा तो क्या होगा? डेकाकॉर्न, क्या लिखिएगा? यहाँ पे लिखिए, यहाँ लिख देते हैं डेकाकॉर्न। हाँ $10 लाख, $10 अरब लिखिए, $10 अरब, $10 अरब, $10 अरब लिखिए डेकाकॉर्न, ठीक है। $100 अरब लिखिए हेक्टाकॉर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हेक्टोकॉर्न। $100 अरब, समझ में? $100 अरब कंपनी, तो यहां पे आप क्या पढ़ रहे हैं? ये समझ में आया? देखें समृद्धि कार्यक्रम क्यों लाया गया? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि कार्यक्रम को लाया गया। समृद्धि कार्यक्रम लाया गया 2021 में, जबकि स्टार्टअप आपको लाया गया 2016 में लाया गया, ठीक है। ये क्या काम करेगा भाई? कोई कंपनी को बढ़ावा देने का ये काम करेगा समृद्धि। किसको क्या बोलेंगे? तो $1 मिलियन का हो जाएगा, $1 मिलियन का हो जाएगा तब क्या बोलेंगे? उसको मिनीकॉर्न बोलेंगे। $1 अरब के नियर में रहेगा तो उसको सोनीकॉर्न बोलेंगे। $1 अरब के ऊपर जाएगा तो क्या बोलेंगे? यूनिकॉर्न बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब फिर आपको $10 अरब हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डेका, डेका में 10 होता है ना, $10 अरब, और 100 हो जाएगा तो हेक्टो। ऐसे में कोई दिक्कत? यूनिकॉर्न कितना? $1 अरब के ऊपर रहेगा तब, $1 मिलियन आएगा तो मिनीकॉर्न, $1 मिलियन के ऊपर जाएगा तो सोनीकॉर्न। नियर में आपको एक, हाँ नियर में, ठीक है। $1 अरब के ऊपर जाएगा तब उसे क्या बोलेंगे? यूनिकॉर्न। $1 अरब के नियर में रहेगा तो सोनीकॉर्न, $1 अरब के ऊपर जाएगा तो क्या कहलाएगा? यूनिकॉर्न। 10 जाएगा तो $10 अरब डेकाकॉर्न, और 100 अरब जाएगा तो हेक्टाकॉर्न। बोले कोई दिक्कत? समझ में आया? स्टार्टअप क्या है, समझ में आ गया? लिखिए यूनिकॉर्न क्या है, लिखिए यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाले, लिखिए यूनिकॉर्न, हेडिंग डालिए यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न लिखिए किसी भी निजी स्वामित्व, लिखिए किसी भी निजी स्वामित्व वाले फर्म जिसका बाजार, फर्म कंपनी जिसका बाजार पूंजीकरण
जिसका बाजार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो, 1 बिलियन मतलब 1 अरब डॉलर से ऊपर, 1 बिलियन को क्या बोलेंगे, 1 अरब डॉलर से ऊपर, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे, यूनिकॉर्न। अभी बताए थे 1 अरब डॉलर से ऊपर रहेगा तो यूनिकॉर्न, 1 मिलियन डॉलर रहेगा तो मिनीकॉर्न, 1 अरब डॉलर के नियर में रहेगा तो सोनिकॉर्न, 1 अरब डॉलर के ऊपर जाएगा तो यूनिकॉर्न, 10 अरब क्या बोलते हैं फिर उसको, 1 अरब डॉलर के ऊपर गया तो क्या कहेंगे उसको, यूनिकॉर्न हुआ। 10 का बोलेंगे डेकाकॉर्न और 100 जाएगा तो हेक्टाकॉर्न। समझ में आया। यूनिकॉर्न क्या है, क्वेश्चन पूछे यूनिकॉर्न क्या है, तो जिसकी संपत्ति 1 बिलियन डॉलर या 1 अरब डॉलर से ऊपर जाएगा उसे कहेंगे यूनिकॉर्न। जैसे मान लीजिए आप कोई दुकान खोले, ठीक है, कुछ की दुकान खोलिएगा, बोलिए फेवरेट कुछ खाने वाला, कुछ फेवरेट है, कुछ फेवरेट, पिज्जा। अच्छा, मान लीजिए आप पिज्जा खोले, ठीक है, आप बेंच पे लिखे, बेंच खाइएगा। अच्छा पिज्जा का मान लीजिए खोले, ठीक है, आप पिज्जा खोले, अब मान लीजिए कि पिज्जा का दुकान खोले, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 2 4 5 6 7 पूरे भारतवर्ष में खोल लिए, ठीक है, और उसका बिजनेस कितना हो गया, लगभग 1 अरब डॉलर से ऊपर, तो आपकी कंपनी किसमें घोषित कर दी जाएगी, यूनिकॉर्न में। और 1 मिलियन डॉलर रहेगा तो मिनीकॉर्न, 1 अरब डॉलर के करीब रहेगा तो सोनिकॉर्न, 1 अरब डॉलर के ऊपर चल जाएगा तो यूनिकॉर्न, और 10 अरब डॉलर के पास रहेगा तो डेका, और 100 जाएगा तो 100 हेक्टोन। समझ में आया, समझ में। हाँ, पूरा पैसा कितना आ रहा है वो सब कुछ नहीं, कितना आ रहा है टोटल वो देखा जाएगा। हाँ ठीक है, याद रखिएगा। आगे लिखे कम से कम, लिखे ठीक है ना, कम से कम 75 करोड़ रुपया का टर्न ओवर हो, कम से कम कितना होना चाहिए, 7500 करोड़, 7500 करोड़ रुपए का टर्न ओवर हो, मतलब लगभग 7500 करोड़ रुपया है। लिखिएगा 2022-23 में, लिखिए, हाँ उसी में लिखिए 2022-23 में केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में 2022-23 में 22-23 में केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। भारत में यूनिकॉर्न की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। स्टार्टअप समझ में आ गया। इसको लिखिए, इसको नहीं छोड़ दीजिए। चलिए यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता, भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है, 100 हो गए। स्टार्टअप की संख्या कितनी है, लगभग 98,000 है। कितनी है, 98,000 से भी ऊपर है, लगभग 1 लाख है ना, लगभग 1 लाख है। स्टार्टअप कब आया, 1 मिलियन डॉलर पैसा रहेगा टर्नओवर, तो उसको क्या कहेंगे, बोलिए मिनीकॉर्न। 1 अरब डॉलर के नियर में रहेगा तो 1 अरब डॉलर के ऊपर गया तो यूनिकॉर्न, 10 रहेगा तो डेका, 100 रहेगा तो हेक्टो। बोले कोई दिक्कत समझ में आया। स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप के लिए भारत सरकार आपको मदद करती है। ठीक है, ठीक है, स्टार्टअप के लिए आपको भारत सरकार मदद करेगी। कुछ भी आप काम करें, बिजनेस अपना जो ऑन बिजनेस करे, स्टार्टअप है।
आप जो भी काम करें स्टार्टअप है, लेकिन धीरे 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 बड़ा हो जाएगा तो मिनीकॉर्न, यूनिकॉर्न, सोनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टोकॉर्न कहलाएगा। सर यहाँ पे यूनिकॉर्न एक और डॉलर के ऊपर होता है और फिर यहाँ पे एक रियल अमेरिकी डॉलर। हाँ, हिंदी में लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा है। चलिए आगे लिखिए, भारतीय शेयर बाजार लिखिए, भारतीय शेयर, हेडिंग डालिए, अगला पॉइंट लिखिए, भारतीय शेयर बाजार, हेडिंग डालिए, भारतीय शेयर बाजार, देखिए भारतीय शेयर बाजार वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर लिखिए, वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़ा बाजार है। भारतीय शेयर बाजार विश्व में चौथे सबसे बड़ा बाजार बना। अगला हेडिंग है, क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा शेयर बाजार किसका है, क्या बोलिएगा? तो पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, हम लोग 4 को हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि शेयर बाजार समझते हैं ना, शेयर मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग समझते हैं ना, हमको समझा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन की कंपनी हम खोले, मान लो स्टार्टअप खोले, स्टार्टअप समझ में आ गया ना? स्टार्टअप समझ में आया? आया? हाँ ना, बोलो ना जी। हाँ ठीक है, जैसे मान लो कि हम दुकान खोले, अब पढ़ाई लिखाई तो होगा नहीं, हम नौकरी होगा नहीं, तो चाय का दुकान खोलेंगे, ठीक है, वहां पे लिखेंगे हम लोग चाय वाला, क्या लिखेंगे? जॉबलेस चाय वाला। क्या? नहीं, वो तो खुला हुआ ना, जॉबलेस लिखेंगे, चाहे लिखेंगे पेपर लीक, क्या बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे ना हम लोग, लिखेंगे क्या? पेपर लीक से क्या बोलते हैं, पीड़ित चाय वाला। क्या? ये चाय वाला। अब मान लो कि दुकान खोले हम, ठीक है, तो धीरे 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 बड़ा हुआ, क्या क्या बना, क्या क्या बना? मिनीकॉर्न, सोनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, क्या डेकाकॉर्न, हेक्टाकॉर्न, ये सब मान लीजिए। अब हम सोचेंगे ना और पैसा कमाए, अरे पागल, और सोचे क्या? और पैसा कमाए, क्या कमाए? और पैसा कमाए। तो कैसे कमाइएगा? हम क्या करेंगे ना, हाँ, तो एक क्या करेंगे कि मान लो कि एक हम अपना बनाएंगे कागज, पेपर, वो रहेगा पैसा, वो क्या रहेगा? पैसा। एक पेपर बना, ठीक है, ला पेपर, एक पेपर बना, अब इस पेपर पे लिखा रहेगा 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी लिखा रहेगा, इसको कम से कम 2000 लोगों ने खरीदा, 10-10 रुपए का, ठीक है, 10-10 रुपए का, 10 रुपए की खरीदे, 10 रुपए की खरीदे, 10 रुपए का सब खरीद लिया, लगभग 2000 खरीद लिया, 4000, 10,000 जो भी खरीदा खरीद लिया। अब वो टोटल पैसा आया ना मेरे पास, आया ना, और आपने जो इन्वेस्ट किया उसी को शेयर बोलेंगे। अब हमारी कंपनी बढ़ेगी तो आपका 10 रुपया का वैल्यू ऊपर जाएगा, हमारी कंपनी डूबेगी तो आपकी पैसा भी डूबेगा। मतलब उस पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करेगा, कंपनी ग्रो करेगा तो क्या होगा, आपका शेयर बढ़ेगा, और डूबेगा तो डूबेगा, समझे? इसी को शेयर बोलते हैं। इसीलिए लोग बड़े बड़े कंपनियों का शेयर लेते हैं, जैसे टाटा का, रिलायंस का, ये सब डूबने वाला है कभी नहीं, इसीलिए लेता है सब। अब ले लेते हैं आप नीरव मोदी का, फिर वो कौन था, विजय माल्या का शेयर ले लेते हैं, तो खुद भाग गया आपका, आपका बॉन्ड पेपर पे लिखा था फर्जीवाड़ा, आप लिए 1 लाख रुपए का, कहानी हो गई खत्म। ये शेयर होता है, ऐसा में। इसी प्रकार से ना आपको कोई भी कंपनी दिखाता है कि हम इतने अमीर हो गए, इसी आधार पर दिखाता है। वो खरीदा, अचानक से उसके पैसा आया ढेर सारा एकदम, अब वो दिखाएगा भारत सरकार को या दुनिया वाले को, दिखाएगा देखो सबसे बड़ा मेरे पास पैसा। इसी आधार पर अमीरी और गरीबी को काउंट किया जाता है। खैर गरीबी नहीं, अमीरी को काउंट किया जाता है। दुनिया में सबसे अमीर कौन है, भारत में सबसे अमीर कौन है, एशिया में सबसे अमीर कौन है, इन्हीं सभी आधारों पर इसको चूज किया जाता है। समझ में आया? क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा शेयर मार्केट किसका है?
पैसा लगाने का ही धंधा है। अब पता है, अब आपको तो बुझाएगा नहीं, आपको समझ में आ रहा है क्या है, कैसे पैसा लगाइएगा, कब लगाइएगा, क्या है आपको मालूम चलेगा। तो आप एक दलाल पकड़िएगा। आप दलाल का ना बहुत खराब है, दलाल का ना खराब है ना, उसको बोलिएगा म्यूचुअल फंड। नाम सुने हैं म्यूचुअल फंड का, नाम सुने हैं? हाँ, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। वो पैसा लगवाने का काम करता है, ठीक है। दलाल बोलिएगा, ब्रोकर बोलिएगा, अच्छा लगेगा। तब देख रहे हैं इसका इज्जत कितना है, म्यूचुअल फंड। हाँ, इज्जत समझ में आया। ये म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट समझे, ये सब इकोनॉमिक्स टॉपिक है। आप करेंट पढ़ रहे हैं इसलिए याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट अमेरिका का है, दूसरा चाइना का है, तीसरा जापान है, और हम लोग चौथे नंबर पे। समझ में आया? कोई दिक्कत समझ में आया? हमारे भारत में वो एगो चुटपुंजिया भी चलता है, एथी वाला, सूद वाला, वो भी एक प्रकार का समझो कि क्या है, शेयर है। वो भी एक प्रकार का शेयर है। आप किसी को 10 आदमी को 10-10 रुपए दिए, वो सूद पे आपको पैसा देगा, तो वो भी तो बढ़ा ना जी, वो भी बढ़ा ना, वो भी एक शेयर मार्केट है, समझे। लेकिन वो सब बेकार है, वो सब नहीं करना चाहिए। सूद पे पैसा ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, ठीक है। आत्मा कल्पेगी यहाँ पे पड़ेगा। लेकिन देना चाहिए, लेना चाहिए। सूदखोर हो का। न देना चाहिए न लेना चाहिए, बेकार है ये सब सिस्टम। आप अगर पैसे किसी को देते हैं, अगर बहुत अच्छा रिलेशन है, कितना अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा उसको पैसा मत दीजिए, रिलेशन खराब हो जाएगा। वो चोट्टा लेगा, देवे नहीं करेगा, और आपको अर्जेंट रहेगा, कहानी खत्म हो जाएगा, आपको देवे नहीं करेगा। इसीलिए आप ना रिलेशन चाहते अच्छा रहे, भैया हम तो खुद गरीब हैं, हम कल से नहीं खाए हैं, हमारा पैसा कहाँ से आएगा। सिंपल पैसा देने गए, पैसा हमारा आया था कल, 4 महीने से रूम रेंट बाकी है, मगर मालिक डेली थरिया बर्तन लेके बेच के काम चला रहा है। सिंपल, पैसा से ना दीजिए, तो बेकार है, पैसा दीजिए रिलेशन खराब हो जाएगा। और एकदम पैसा लेने के बाद, पैसा जो ले लेगा ना उसके बाद देखिएगा भाग रहे हैं, देंगे ना, और लेने से पहले भैया मर जाएंगे, दे दीजिए हमको, मर जाएंगे, मेरा बेटा ऐसे ही है, वो पूरा एकदम रो रो के मांगेगा। और जब ले लेगा उसके बाद ऐसे उसी भैया पैसा दे देंगे ना, समझ में नहीं आता तुमको, देंगे ना, रुको ना, बात तेरी के समझ में नहीं, कंफ्यूज हम इसीलिए थे कि हमसे लिया था, अजीब होने लगता है, इसलिए बेकार है ये सब। चलिए लिखिए अमेरिका के ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, ये कौन बताया, अमेरिका की रिपोर्ट जारी करता है एक संस्था है जिसको बोलते हैं ब्लूमबर्ग। इसी ने कहा कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बाजार बन गया कौन, भारत। ये ही संस्था के द्वारा बताया गया, हम लोग अपने से नहीं कह रहे। अगला लिखिए भारतीय, अच्छा किसी न किसी को पीछे छोड़ा होगा ना, किसी न किसी को पीछे छोड़ के आया होगा, तो लिखिए भारतीय शेयर बाजार, लिखिए भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार बना, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार बना, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार बना, चौथा सबसे बड़ा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना। हांगकांग को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना, चौथा बोले हैं। लिखिए इसकी संयुक्त मूल्य 4.33, इसकी संयुक्त मूल्य 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, ट्रिलियन लिख दे क्या, ट्रिलियन लिखिए। इसकी संयुक्त पूंजी या संयुक्त मूल्य 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इतना पैसा हम लोग का है शेयर मार्केट में, देख रहे हैं
इतना ज्यादा 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। लिखिए अमेरिका, अगला पॉइंट लिखिए, अमेरिका, चाइना, जापान विश्व के सबसे बड़े शेयर मार्केट है। ये नंबरिंग सब लिखवाए हैं, ठीक है। विश्व के सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ जाएगा ना। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का शेयर मार्केट कितने का है, 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा शेयर मार्केट किसका है, अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा, अच्छा हम लोग जो चौथे नंबर पर बने हैं किसको छोड़कर, हांगकांग को। कोई दिक्कत, शेयर मार्केट समझ में आ गया, म्यूचुअल फंड समझ में आ गया है? कोई दिक्कत, रहने दे, कल पढ़ा देंगे, ठीक है, कल पढ़ा देंगे। कल फिर करेंट है,